जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या प्रिज्म था ना, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें जो है हमने अल्पतम विचलन की स्थिति देख ली थी। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। क्या पढ़ चुके हैं? अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, कल बता दिए थे अल्पतम विचलन कोण, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, अल्पतम को न्यूनतम विचलन कोण भी बोलते हैं, है ना, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर ये प्रिज्म का मान लें मुख्य परिच्छेद है और यहाँ से क्या आ रहा है, श्वेत प्रकाश आ रहा है ना। ये प्रकाश जो है मान लेते हैं श्वेत प्रकाश कौन सा आ रहा था, PQ। ये हमारा अभिलंब हो जाएगा NQE। ठीक है, अभिलंब क्या हो जाएगा, NQE। ठीक है, इसी तरह जिस श्वेत प्रकाश था जब कांच में प्रवेश करेगा तो QR दिशा में अपवर्तित हो जाता है और फिर RS दिशा में क्या होता है, निर्गत। ठीक है, RS दिशा में क्या होता है, निर्गत। यहाँ से एक अभिलंब डालते हैं, नाम क्या रखा गया था, MRF। ठीक है, इस किरण को हम आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ये दोनों किरणें जो है जहां जाकर मिलेंगे और ऊपर जो कोण अंतरित होगा उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम बोलते हैं विचलन कोण, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, ये हो जाएगा I, क्योंकि आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही थी I। ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा कितना, R', है ना। इसको बोल रहे थे प्रथम पृष्ठ द्वारा Δ1 विचलन है और ये Δ2 विचलन है, A, B और C। ठीक है, A, B और C बता दिया गया था, ये है ना, यही था। यहाँ पे निर्गमन कोण हो जाएगा कितना, निर्गमन कोण हो जाएगा I'। तो हम अल्पतम विचलन कोण पढ़ चुके हैं। यदि आपतन कोण के मान को जो है बढ़ाते जाए तो विचलन कोण का मान धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, आपतन विचलन कोण का मान किस पर निर्भर था, डेल्टा पर। तो अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा क्या बताई गई थी, आपतन कोण का जो है अगर मान, आपतन कोण I का मान अगर बढ़ाते जाएंगे तो विचलन कोण डेल्टा का मान घटता जाएगा। और ठीक है, आपतन कोण के एक विशेष मान पर विचलन कोण जो है क्या हो जाएगा, न्यूनतम। और इसी न्यूनतम कोण को हम क्या बोलते हैं, अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण। यहाँ तक कल परिभाषा कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है हम अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अल्पतम लिखेंगे यहाँ पे, अल्पतम या क्या कह सकते हैं, न्यूनतम, है ना। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में हेडिंग बना लेंगे, अल्पतम या न्यूनतम विचलन की स्थिति में। और पहला नंबर लिखिए, अल्पतम या न्यूनतम विचलन की स्थिति में पहला नंबर क्या होगा, जो आपतन कोण I है वह निर्गमन कोण I' के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपतन कोण जो I था वह निर्गमन कोण किसके बराबर हो जाएगा, I' के। तो पहला नंबर लिखिए, लिखो अल्पतम विचलन की स्थिति में, पहला नंबर लिखिए, लिखो आपतन कोण तथा निर्गमन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण की अल्पतम विचलन की स्थिति में यहां पे हो गया, पहला नंबर लिखिए, आपतन कोण तथा निर्गमन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा निर्गमन कोण बराबर होते हैं, अर्थात I बराबर I'। ठीक है, अर्थात I बराबर I'। तो क्या लिखे, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण तथा निर्गमन कोण बराबर होते हैं, अर्थात I बराबर I'। हो गया ना। दूसरा नंबर लिखिए, नंबर 2 लिखिए, दूसरा नंबर लिखो, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है। दूसरा नंबर लिखो, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण, दूसरा नंबर लिखिए, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण या प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ये भी सही है। दूसरा नंबर क्या लिख रहे थे, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण, यही लिख लो, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। हो गया, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। बताया गया था ये कौन सी किरण थी, ये आपतित किरण थी, है ना। जो किरण आकर गिर रही है वो कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये जो किरण कांच में चली उसे ये हम कौन सा किरण बोल रहे थे, उसे ये हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, कौन सी किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण। और यह जो किरण बाहर निकली है उसे कौन सी किरण बोलेंगे, निर्गत किरण। तो पहला नंबर क्या था, आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर था। दूसरा नंबर कह रहा है ये जो अपवर्तित किरण QR है, अपवर्तित किरण कौन सी, QR समानांतर हो जाएगी किसके,
प्रिज्म का जो आधार था, आधार कितना था BC, आधार क्या था BC, तो क्या कर रहा है अपवर्तित किरण जो है प्रिज्म के आधार के समांतर होगी, ठीक है, यह अपवर्तित किरण हो जाएगी। अगर अल्पतम विचलन की स्थिति उत्पन्न हो गई तो हम क्या कहेंगे QR जो है समानांतर हो जाएगा किसके, BC के, मतलब अपवर्तित किरण किसके समांतर होगी, प्रिज्म के आधार के। तो दूसरा नंबर यही लिखे हो ना, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण जो होगी प्रिज्म के आधार के समांतर होगी। क्वेश्चन में क्या लिखोगे, QR समानांतर किसके, QR समानांतर हो जाएगा BC के, ठीक है, QR समानांतर किसके हो गया, BC के। फिर तीसरा नंबर लिखिए, ये सब अल्पतम विचलन की स्थिति में ही है स्थितियां। आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होगा, QR समानांतर हो जाएगा BC के। तीसरा नंबर लिख लो, तीसरा नंबर लिखो, तीसरा नंबर लिखिए, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर, ये पहला अपवर्तक पृष्ठ AB है, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ AC है, ठीक है। तो तीसरा नंबर लिखिए, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर होते हैं। हो गया, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर होते हैं, अर्थात प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर होते हैं, अर्थात Δ1 बराबर Δ2, अर्थात Δ1 बराबर Δ2। हो गया, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर होते हैं, अर्थात Δ1 बराबर Δ2। अब देख लेते हैं Δ1 किसके बराबर होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो कोण है PQN या किसके बराबर होगा, अगर हम यहाँ पे D मान लें तो DQE के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, ठीक है। चूंकि अभी आगे हम लिख लेंगे, चूंकि कोण PQN जो है किसके बराबर है, कोण DQE के बराबर है, ठीक है, DQE के बराबर है। कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है ये, है ना। ये जो पूरा कोण I है वो किसके बराबर है, Δ1 प्लस R के, ठीक है, मतलब कोण I बराबर हो जाएगा Δ1 और प्लस R के। तो Δ1 किसके बराबर होगा, R को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो I माइनस R हो जाएगा। Δ1 किसके बराबर हो जाएगा, I माइनस R के। इसी तरह यहाँ पे यस आर यम जो है, कोण कौन सा, यस आर यम किसके बराबर हो जाएगा, DRF के, ठीक है, कोण किसके बराबर हो जाएगा, DRF के बराबर हो जाएगा। अब यस आर यम किसके बराबर था, I डैश के, और DRF दो कोणों से मिलकर बना है Δ2 और प्लस R डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा Δ2 और प्लस R डैश। तो Δ2 बराबर किसके कह रहा है, Δ2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे I डैश था ना, तो I डैश और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस R डैश के। तो अब हम क्या देख रहे थे, तीसरी स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में कह रहा है कि दोनों विचलन कोण, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के विचलन कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो Δ1 बराबर क्या है, Δ1 बराबर है I माइनस R, और यहाँ पे हो जाएगा I डैश माइनस R डैश, I डैश माइनस किसके, I डैश माइनस R डैश के। तो ठीक है, ये भी स्थिति होगी। अब चूंकि हम क्या जानते हैं, शुरू में देख चुके हैं, शुरू में क्या देखे हैं, I किसके बराबर है, I जो बराबर है I डैश के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, तीसरे नंबर में ही लिखेंगे, लिखे हो ना, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के जो है प्रिज्म, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के विचलन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो Δ1 बराबर Δ2 के, ठीक है। अब सीधा लिख दीजिएगा I माइनस R बराबर किसके, I डैश माइनस R डैश की। कैसे निकला वो यहाँ पे बता दिया गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखना I माइनस R बराबर I डैश माइनस R डैश की। चूंकि हम क्या देख रहे हैं, चूंकि I बराबर है I डैश के, I किसके बराबर है, I डैश के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I माइनस R बराबर I डैश की जगह I लिख देते हैं और माइनस R डैश, तो I से I कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी R बराबर भी हो जाएगा किसके, R बराबर भी हो जाएगा R डैश की। अब तीसरे नंबर में ये सारे पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर में लिखे हो ना, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के, दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर जो विचलन कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब Δ1 बराबर Δ2 और I माइनस R बराबर I डैश माइनस
आर डैश के चूंकि प्रथम नियम से क्या था, आई बराबर आई डैश के था, इसलिए आई डैश की जगह आई कर दिए, आई से आई कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और आर किसके बराबर हो गया, आर डैश की। यह सब अल्पतम विचलन की स्थिति में है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे जिसमें हमको आगे जरूरत है, ठीक है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ये तीन स्थितियां थी जिसको हमने व्याख्या कर ली। पहला क्या था, आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होगा, अपवर्तित किरण जो है प्रिज्म के आधार के समानांतर हो जाएगी, दोनों पृष्ठों के विचलन कोण जो होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार सिद्ध करके हम आर बराबर आर डैश भी लिख लेंगे, ठीक है। आर बराबर किसके कर लेंगे, आर डैश के कर लिए। यहां तक तो हो गया, ठीक है। अल्पतम विचलन की स्थिति में तीन पॉइंट थे जिनको हम देख चुके हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग ध्यान देते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए हेडिंग बनाइए, हेडिंग लिखिए आपतन कोण तथा, हेडिंग है आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र, है ना। हेडिंग क्या है, आपतन कोण तथा, आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र, है ना। आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र, ये हेडिंग है, लिखिए इसमें। हेडिंग हमारी आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र, इसमें लिखिए, देखो किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र, लिखिए इसमें, किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, हो गया, किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण प्रकाश किरण के आपतन कोण पर निर्भर करती है। ये पहले ही बता चुके हैं, विचलन कोण का मान किस पर निर्भर है, आपतन कोण पर। तो लिखिए इसमें, किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण प्रकाश किरण के आपतन कोण पर निर्भर करती है, हो गया, प्रकाश किरण के आपतन कोण पर निर्भर करती है। लिखो, यदि प्रिज्म द्वारा आपतित किरण के, यदि प्रिज्म द्वारा आपतित किरण के आपतन कोण को, यदि प्रिज्म द्वारा आपतित किरण के आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो, हो गया, यदि प्रिज्म द्वारा आपतित किरण के आपतन कोण को, मतलब अभी देखे थे ना चित्र में आई कोण, है ना, आपतित किरण के आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो प्रारंभ में विचलन कोण घटता जाता है, धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो प्रारंभ में विचलन कोण घटता जाता है, और प्रारंभ में विचलन कोण घटता जाता है, और एक विशेष आपतन कोण के लिए, और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, हो गया, विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। लिखो, आपतन कोण को, आपतन कोण को और आगे बढ़ाने पर, आपतन कोण को और आगे बढ़ाने पर विचलन कोण भी बढ़ने लगता है, तो क्या, विचलन कोण भी बढ़ने लगता है। लिखे, विचलन कोण भी बढ़ने लगता है। लिखो, विचलन कोण की आपतन कोण पर निर्भरता, विचलन कोण की आपतन कोण पर निर्भरता विचलन कोण की आपतन कोण पर
निर्भरता चित्र में प्रदर्शित है। विचलन कोण की आपतन कोण पर निर्भरता चित्र में प्रदर्शित है। हो गया, आपतन कोण पर निर्भरता चित्र में प्रदर्शित है। अब ध्यान दीजिए, अब आपतन कोण को जो है x अक्ष पर रख देते हैं और विचलन कोण को y अक्ष पर। ये हमारा हो जाएगा 0 0 की स्थिति मूल बिंदु का हो जाएगा। यहाँ पे हम विभिन्न कोणों को बढ़ा रहे हैं। आपतन कोण है क्या, कोण होंगे ना, तो हम विभिन्न कोणों को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम इस पे भी कर लेंगे, है ना। इस पे जो है इसको भी हम दर्शा सकते हैं। 20 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। ठीक है, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या कह रहा है, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्रारंभ में विचलन कोण तो घटता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे जो है जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, है ना, जैसे जैसे जो है हम आपतन कोण का मान क्या करेंगे, आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे विचलन कोण का मान जो है बढ़ता जाएगा और एक विशेष मान घटता जाएगा ना, विपरीत संबंध है। जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को 10 से 20 तक ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो विचलन कोण का मान घटता जाएगा पहले। ठीक है, विचलन कोण का मान क्या होगा, घटता जाएगा और एक विशेष स्थिति में जो है विचलन कोण क्या हो जाएगा, एक विशेष स्थिति में विचलन कोण न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, एक विशेष स्थिति में जो विचलन कोण होगा, विचलन कोण क्या हो जाएगा, न्यूनतम, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। देख रहे हैं, जैसे जैसे 30 पर ध्यान दो, 30 पर जो है विचलन कोण कितना था, 30 पर विचलन कोण 50 था। जो वही 40 पर आए विचलन कोण कहाँ आ गया, 40 से नीचे आ गया। ठीक है, विचलन कोण 40 से नीचे आ गया। अब ध्यान दो, अब क्या कर रहे हैं, जैसे ही 50 पे गए तो विचलन कोण फिर बढ़ने लगा। तो क्या कर रहा है, जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएंगे, चित्र से देखिए, आपतन कोण जब जो है 30 पर था तो विचलन कोण 50 पर था। आपतन कोण 40 पे आया, विचलन कोण 40 से नीचे आ गया। लेकिन जो ही अब 40 के बाद विचलन आपतन कोण को बढ़ाते जाओगे तो विचलन कोण धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रवृत्ति क्या है, आपतन कोण जब बढ़ता है तो विचलन कोण एक घटता जाता है और एक न्यूनतम मान पर आकर फिर बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, जिस न्यूनतम मान पर वह आएगा, विचलन कोण जिस न्यूनतम मान पर आएगा उसे ही हम जो है न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन कोण डेल्टा यम बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण डेल्टा यम। तो प्रारंभ में जो है आपतन कोण का मान बढ़ाते जाओ, विचलन कोण घटता जाता है, तो तथा आपतन कोण के एक विशेष मान पर जो है विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा। जैसे यहाँ 40 पर जो है विचलन कोण का मान न्यूनतम हो गया, अब उसके आगे जो ही बढ़ाते जाओगे विचलन कोण बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो है घट रहा है, फिर न्यूनतम स्थिति पे आ रहा है, फिर बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो जिस न्यूनतम स्थिति पर विचलन कोण आया था उसे ही हम जो है न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई और डेल्टा वक्र हो जाएगा। ठीक है, आई डेल्टा वक्र मतलब आपतन कोण और विचलन कोण वक्र है ये। ठीक है, ये स्थिति बना लेंगे, है ना। प्रारंभ में आपतन कोण का मान बढ़ाए, विचलन कोण का मान घटता गया। ठीक है, और एक विशेष जो है एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम हुआ और न्यूनतम के बाद फिर आपतन कोण बढ़ा दिए तो विचलन कोण भी बढ़ने लगा। विचलन कोण भी क्या हो गया, बढ़ने लगा। ठीक है, विचलन कोण क्या हो गया, बढ़ने लगा। नीचे क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि आपतन कोण के, है ना, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, चित्र से स्पष्ट है कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, है ना, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। विचलन कोण न्यूनतम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलेंगे, अल्पतम या
न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा वक्र, किसके किसके बीच वक्र है, आपतन कोण तथा विचलन कोण के। आपतन कोण को बढ़ाओ, विचलन कोण प्रारंभ में घटेगा और एक विशेष आपतन कोण यहाँ पर 40 है, ठीक है। एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाएगा और उसके बाद भी अगर आपतन कोण बढ़ाते गए तो विचलन कोण बढ़ता जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आपतन कोण और विचलन कोण के बीच वक्र, ठीक है। अब हम अगली हेडिंग देख लेते हैं। अगली हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी करिए इसको, फिर अगली हेडिंग आते हैं, मिटा देते हैं इसको। हेडिंग बनाइए, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। हेडिंग क्या होगी, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। देखिए हेडिंग क्या है, हेडिंग हो जाएगी प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। हेडिंग नहीं दिख रही होगी, सुन के लिख लीजिएगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। हो गया, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। चलिए देखिए, अब चित्र बना लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो देख लेते हैं, यह एक प्रिज्म है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं जिससे हमको स्थितियां थोड़ा स्पष्ट रहें। यह एक प्रिज्म है जिसका यह मुख्य परिच्छेद है, नाम क्या है, ABC, ठीक है। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, AB और AC, ठीक है, AB और AC। एक श्वेत प्रकाश की किरण PQ, एक जो है श्वेत प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ AB पर जो है क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अपवर्तक पृष्ठ किस पर, अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या होती है, आपतित होती है ना। अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित हो गई, थोड़ा और नीचे आपतित करते हैं। देखिए PQ जो है अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या हो गई, आपतित। अपवर्तक पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचते हैं, नाम क्या है, अपवर्तक पृष्ठ पर एक अभिलंब खींच दिए जिसका नाम है NQE, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा N, ये Q और यहाँ पे हो गया E, ये नाम हो गया NQE। अब क्या होगा, ठीक है, ज्यादा नीचे चला जा रहा है PQ, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको, थोड़ा और ऊपर करते हैं तब सही बनेगा चित्र, ठीक है। ये हमारा कौन सी किरण थी, कौन सी किरण थी, आपतित किरण जो है PQ पृष्ठ के मुख्य परिच्छेद की AB पृष्ठ पर अपवर्तित हुई। यहाँ पर एक अभिलंब हम मान रहे थे, क्या अभिलंब क्या मान रहे थे, NQE, ठीक है। E को थोड़ा नीचे तक ले आएंगे, NQE। अब क्या हुआ, अब ध्यान देंगे, NQE ये आपतित किरण हो गई। अब किरण कहां से जा रही है, वायु से कांच में जा रही है। इधर तो माध्यम वायु है ना, वायु कैसा माध्यम है, वायु हो गया विरल माध्यम, ठीक है। जा किसमें रही है, कांच में। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका जो है प्रिज्म कोण है E। प्रिज्म कोण क्या है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है AB जिसका प्रिज्म कोण है E, ठीक है। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक जो है PQ किरण आपतित हो रही है, ठीक है। AB पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचते हैं NQE, ठीक है। अब देख रहे हैं प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, ठीक है। वायु से कहां जा रही है, कांच में। कांच कैसा माध्यम है, सघन, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकती हुई जाएगी, है ना। तो जिस किरण को आगे इस दिशा में जाना था, QD दिशा में, ठीक है। कौन सी दिशा में जाना है, QD दिशा में, वह किरण गई कैसे, QR दिशा में चली गई, ठीक है। किरण कौन सी दिशा में चली गई, QR दिशा में चली गई, अभिलंब की ओर झुकते हुए। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में माध्यम में जा रहा है, इसलिए अभिलंब की ओर झुकते हुए कौन सी दिशा में आगे बढ़ी, QR दिशा में, ठीक है। अब हम ये AC पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। AC पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचेंगे MRE, E से मिला देंगे क्योंकि हमको चतुर्भुज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो MRE हो जाएगा एक अभिलंब। अब ध्यान देना, अब प्रकाश किरण कांच से पुनः कहां जाएगी, वायु में, ठीक है। प्रकाश किरण कहां जाएगी, कांच से वायु में। एक किरण आई थी PQ, ठीक है। एक किरण आपतित हुई थी जो AB पृष्ठ पर आपतित हुई PQ, ठीक है। अभिलंब NQE की ओर झुकते हुए QR दिशा में अपवर्तित हो गई, QR दिशा में क्या हो गई, अपवर्तित। अब इस दूसरे पृष्ठ के लिए यह किरण जो है आपतित किरण है,
ठीक है, जो भी किरण आकर गिर रही है उसे हम कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित। तो जब इस दूसरे पृष्ठ के लिए देखोगे तो क्यू आर आपतित किरण है। क्यू आर कैसी किरण है? आपतित। और आपतित किरण कांच से कहां जाएगी? वायु में। तो अभिलंब यम आर ई से जो है दूर हटते हुए, अभिलंब यम आर ई से दूर हटते हुए ये जो किरण है आरएस दिशा में निर्गत होगी। ठीक है, अभिलंब जो है यम आर ई से दूर हटते हुए कौन सी दिशा में निर्गत हो गई? आरएस दिशा में निर्गत हो गई। ठीक है, आरएस दिशा में निर्गत हो गई, है ना। अब ये तो श्वेत प्रकाश था, ये कैसा प्रकाश था? सूर्य का श्वेत प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश को जाना तो क्यूडी दिशा में था, लेकिन गई किस दिशा में? क्यू आर, क्योंकि विरल से सघन में गई थी, अभिलंब की ओर झुकी थी। ठीक है, अब यह आपतित किरण थी, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाए और इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाए। ठीक है, आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं उनकी दिशा में जो बना कोण है वही विचलन कोण है। वही क्या है? वही जो है हमारा विचलन कोण है, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? डेल्टा से। ठीक है, तो डेल्टा क्या है? आपतित किरण को आगे की ओर, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर इन दोनों दिशाओं के मध्य, दोनों किरणों के मध्य अंतरित कोण ही विचलन कोण डेल्टा है। विचलन कोण क्या है? डेल्टा। यदि प्रथम पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा 1, ठीक है, प्रथम पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विचलन कोण कितना है? डेल्टा 1। और द्वितीय पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विचलन कोण कितना है? डेल्टा 2। ठीक है, ये जो है प्रथम पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विचलन कोण कितना हो गया? डेल्टा 1। और द्वितीय पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विचलन कोण कितना हो गया? डेल्टा 2। इसी तरह यह क्या था? यह हमारा अभिलंब था। यह एन क्यू ई क्या है? अभिलंब। पी क्यू क्या था? आपतित किरण थी। ये कौन सी किरण है? ये हमको पता है आपतित किरण है ना। कौन सी किरण है? आपतित किरण। थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि जगह की हमको जरूरत होगी। ये कौन सी किरण है? वैसे बता चुके हैं। ये कौन सी किरण है? आपतित। ये क्या था? ये हमारा अभिलंब था। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है अभिलंब है। इसी तरह ये भी अभिलंब है हमारा, है ना। ये क्या हो गया? अभिलंब, है ना। और ये क्या हो गया? निर्गत किरण हो गया। ये कौन सी किरण हो गई? निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण, निर्गत किरण हो गई है हमारी। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे? अभिलंब आपतित किरण के साथ जो कोण बनाएगा, ठीक है, कौन सा? अभिलंब जो होगा आपतित किरण के साथ जो कोण बनाएगा उसे हम बोलेंगे आपतन कोण आई। ठीक है, उसे कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण आई। क्यू आर कौन सी किरण थी? अपवर्तित किरण। क्यू आर कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब एन क्यू ई के साथ जो कोण बनाएगी उसे कौन सा कोण बोलेंगे? अपवर्तन कोण आर। उसे कौन सा कोण बोलेंगे? अपवर्तन कोण आर। इसी तरह जो है, इसी तरह ए बी पृष्ठ के लिए आपतन कोण, आपतित किरण कौन सी थी? क्यू आर। इस पृष्ठ पर यह किरण आके गिर रही थी ना, तो इस पृष्ठ के लिए जो है, एसी पृष्ठ के लिए जो है आपतित किरण कौन सी है? क्यू आर। आपतित किरण कौन सी है? क्यू आर। आपतित किरण ने इस पृष्ठ के साथ जो कोण बनाया उसे कहेंगे आपतन कोण, जिसे हम आर डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर डैश। अब यह किरण बाहर निकली, निर्गत किरण। निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम बोलेंगे निर्गमन कोण आई डैश। ठीक है, निर्गमन कोण क्या बोलेंगे? आई डैश। इस प्रकार ये हमारा जो है चित्र हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? चित्र। चित्र बनाएंगे और नीचे व्याख्या लिखेंगे। चित्र बनाइए और नीचे व्याख्या लिखिए। लिखिए। चित्र बनाइए और नीचे व्याख्या लिखिए। लिखो, माना एबीसी कांच के एक प्रिज्म का, नीचे इसकी व्याख्या लिखेंगे। माना एबीसी कांच के एक प्रिज्म का, हो गया। माना एबीसी कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। एबीसी कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। कोण ए प्रिज्म का प्रिज्म कोण है। कोण ए प्रिज्म का प्रिज्म कोण है। हो गया। कोण ए प्रिज्म का प्रिज्म कोण है। लिखिए ना,
देखो, माना एक प्रकाश की एक किरण, माना प्रकाश की एक किरण PQ माना प्रकाश की एक किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर, माना प्रकाश की एक किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है, जो अभिलंब NQE की ओर झुकते हुए, जो अभिलंब NQE की ओर झुकते हुए QR दिशा में, जो अभिलंब NQE की ओर झुकते हुए QR दिशा में अपवर्तित होती है। हो गया? QR दिशा में अपवर्तित होती है। पृष्ठ AB पर आपतन कोण, पृष्ठ AB पर आपतन कोण I, पृष्ठ AB पर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। हो गया? AB पर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। लिखे ना, अपवर्तित किरण QR, अपवर्तित किरण QR पृष्ठ AC पर अभिलंब, अपवर्तित किरण QR पृष्ठ AC पर अभिलंब MRE से दूर हटते हुए, हो गया? पृष्ठ AC पर अभिलंब MRE से दूर हटते हुए RS दिशा में, अभिलंब MRE से दूर हटते हुए RS दिशा में निर्गत होती है। हो गया? RS दिशा में निर्गत होती है। लिखो, इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर हो गया? इस पृष्ठ पर आपतन कोण R डैश, इस पृष्ठ पर आपतन कोण R डैश तथा निर्गमन कोण, तथा निर्गमन कोण, हो गया? निर्गमन कोण I डैश है। हो गया? तथा निर्गमन कोण I डैश है। लिखो, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण हो गया? प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा है। तब लिखे ना, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा है। तब कर लिए? चलिए ध्यान देते हैं। ये हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग। तो अब ध्यान दीजिए, कह रहा है विचलन कोण कितना है? डेल्टा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB पृष्ठ द्वारा उत्पन्न, AB पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विचलन, है ना? AB पृष्ठ द्वारा उत्पन्न
विचलन कोण कितना है डेल्टा 1 और फिर AC पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विचलन कोण है ना, विचलन कोण कितना हो जाएगा डेल्टा 2। ठीक है, विचलन कोण कितना हो गया डेल्टा 2। अब एक त्रिभुज की ध्यान दो DQR, थोड़ा त्रिभुज पे ध्यान देंगे, ऐसे है DQR, यहाँ पे D है, ये Q है और ये R है, ये हो जाएगा डेल्टा 1, ये हो जाएगा डेल्टा 2 और इसको क्या बोल रहे हैं डेल्टा, क्या बोल रहे हैं डेल्टा। ठीक है, थोड़ा किनारे बना देते हैं जिससे हम देख पाएंगे। ये हो जाएगा D, ये Q और ये R, इसको बोल रहे हैं डेल्टा 1 और इसको बोल रहे हैं डेल्टा 2। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं डेल्टा, क्या बोल रहे हैं डेल्टा। तो हम देख क्या रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये जो कोण है कौन सा कोण QDR, ये वाला जो कोण है बाहर का है ना, ये जो बाहर वाला कोण है या जो भी है, ये वाला जो कोण डेल्टा जो है, ये जो डेल्टा है इस त्रिभुज का बहिष्कोण है ना, ये जो बाहर डेल्टा है वो कौन से त्रिभुज का DQR का। ठीक है, DQR का बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दो, किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दो तो उस पर जो अंतरित कोण होता है वही बहिष्कोण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम डेल्टा को आगे बढ़ाए हैं, कौन सी भुजा को आगे बढ़ाए QD भुजा को आगे बढ़ाए हैं, तो उस पर जो अंतरित कोण बाहर की ओर जो अंतरित कोण है वही बहिष्कोण है। ठीक है, हम जरूरी नहीं है केवल इसी पर बढ़ाएं, हम चाहे तो इस पे भी बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा बहिष्कोण। ठीक है, जरूरी नहीं है इसी पे बढ़ाएं, इस तरफ बढ़ा दें तो ये भी हो जाएगा, या इस तरफ बढ़ा तो सब बहिष्कोण हो जाएंगे। तो किसी त्रिभुज की जो है एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बाहर की जो ओर कोण अंतरित होता है उसे हम क्या बोलते हैं बहिष्कोण। और बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यह 9 में प्रमेय पढ़ाते हैं क्या। ठीक है, बहिष्कोण जो होगा वह सुदूर अंतःकोणों के जो है योग के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। मतलब जो जिस कोण पर जो है या बहिष्कोण बना है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये डेल्टा 2 है, तो इस कोण पर अंतरित था तो इसको छोड़ो, बाकी जो दोनों कोण है उनके योग के क्या हो जाएगा, उनके योग के जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बहिष्कोण किसके बराबर हो जाएगा, बहिष्कोण जो है सुदूर अंतःकोणों के योग के क्या होगा बराबर होगा। ये जो बहिष्कोण होगा सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो उसी प्रमेय को हम यहाँ पे लागू करते हैं, तो लिखेंगे डेल्टा जो है डेल्टा त्रिभुज DQR का है ना, DQR का कौन सा कोण है, कौन सा कोण है बहिष्कोण है ना, बहिष्कोण है। और क्या बताए, जो बहिष्कोण होता है वह सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, बहिष्कोण जो होगा सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 और प्लस डेल्टा 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, डेल्टा जो है किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 और प्लस डेल्टा 2 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। डेल्टा बराबर किसके हो गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के। अब क्या देख रहे हो, चूंकि ठीक है क्या ध्यान देंगे, चूंकि देख रहे हैं जो PQN है, PQN है ना, कौन सा कोण PQN, वो किसके बराबर होगा DQE के बराबर होगा। ठीक है, ये जो पूरा कोण है यह इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, दोनों कौन से कोण हैं, दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह यस आर्यम जो होगा इस पूरे कोण के बराबर होगा DRE के बराबर। PQM जो होगा DQE के बराबर, यस आर्यम जो होगा DRE के बराबर होगा। कहां से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिखो चूंकि कोण जो है PQN, ठीक है, PQN किसके बराबर है DQE के बराबर है। ठीक है, DQE के बराबर है, कहां से है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं PQN बराबर DQE, दो भागों में बटा है DQE दो भागों में बटा है, कौन कौन सा DQR। ठीक है, ये जो DQE है दो भाग में बटा है, कौन से DQR और RQE। ठीक है, DQR और
आर क्यू ई दो भागों में क्या हो गया, बट गया है। ठीक है, तो हम पी क्यू एन बराबर क्या लिखेंगे, कोण डी क्यू आर और प्लस हो जाएगा कोण आर क्यू ई, कोण आर क्यू ई मतलब आई बराबर हो जाएगा पी क्यू एन आई था, डी क्यू आर कितना था डेल्टा वन और प्लस आर क्यू ई, यह वाला नीचे वाला कितना है, नीचे वाला आर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो है डेल्टा वन का मान निकालेंगे तो आर को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, डेल्टा वन बराबर हो जाएगा आई माइनस कितना आर, आई माइनस आर। इस प्रकार जो है ना, इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार जो है, इस प्रकार डेल्टा वन का मान हमको पता चल गया, डेल्टा वन का मान पता चल गया। इसी तरह क्या था, इसी तरह कौन सा कोण यस आर यम, ठीक है, यस आर यम वह किसके बराबर था, डी आर ई के बराबर था, किसके बराबर था, डी आर ई के बराबर था। ये भी कहां से थे, ये भी जो है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर थे। इसी तरह हम लिख सकते हैं यस आर यम जो है बराबर होगा डी आर ई दो भागों में बटा है, डी आर क्यू और क्यू आर ई, ठीक है, डी आर क्यू और क्यू आर ई दो भागों में बटा है, तो हम लिखेंगे डी आर क्यू और प्लस हो जाएगा कोण आर क्यू ई, ठीक है, नहीं क्यू आर ई है, ठीक है, क्योंकि आर को बीच में रखना है ना, क्यू आर ई के बराबर हो जाएगा। तो यस आर एम को हम लिख रहे हैं आई डैश, ठीक है, यस आर एम को हम लिख रहे हैं आई डैश, ठीक है, यस आर एम को क्या लिख रहे हैं आई डैश, डी आर क्यू को क्या लिखेंगे डेल्टा टू और प्लस हो जाएगा यहाँ पे आर डैश, कितना हो जाएगा आर डैश, इसको पक्षांतर करेंगे तो डेल्टा टू बराबर हो जाएगा, आर डैश को इधर कर देंगे तो हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है, आई डैश माइनस आर डैश। अब हम क्या लिखेंगे डेल्टा वन और डेल्टा टू का जो मान है, डेल्टा वन और डेल्टा टू का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, डेल्टा वन व डेल्टा टू का मान कहां रखने पर, डेल्टा वन व डेल्टा टू का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में मान रखेंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, डेल्टा वन का मान कितना रखेंगे आई माइनस आर और प्लस हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश। अब हम बराबर कर लेंगे आई और आई डैश को साथ कर लेते हैं, तो आई यह भी प्लस है यह भी प्लस है, तो आई प्लस आई डैश हो जाएगा। इन दोनों में देखो दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन कर दिए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो आर प्लस आर डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस आर डैश के बराबर हो जाएगा। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2, इसको क्या बनाएंगे समीकरण नंबर 2 बना लिए। अब हम एक चतुर्भुज की बात करेंगे, ध्यान देंगे ए क्यू ई आर में, ठीक है, चतुर्भुज कौन सा देखेंगे ए क्यू ई आर में, तो लिखिए चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, है ना, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में हमको क्या पता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होगा, है ना, चतुर्भुज के जो है चारों कोणों का योग कितने अंश होगा, चतुर्भुज के जो चारों कोण है उनका योग 360 अंश होगा। तो मतलब क्या है, कोण ए, इस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ये जो चतुर्भुज दिख रहा है ए क्यू, ये ई और आर, ठीक है, ये पूरा चतुर्भुज जो है इसकी बात की जा रही है ना, इस चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं, ए क्यू ई आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो गया 360 अंश, कोण ए प्लस कोण क्यू और प्लस हो जाएगा कोण ई और प्लस कोण आर बराबर कितने अंश, बराबर हो गया 360 अंश। अब हम क्या जानते हैं, कोण क्यू और आर दोनों अभिलंब थे, कोण क्यू और कोण आर दोनों क्या थे, अभिलंब थे, इसलिए इनका मान कितने अंश होगा 90 अंश, ठीक है, चूंकि हम क्या लिख सकते हैं कोण Q बराबर कोण R और ये दोनों किसके बराबर हो गए 90 के, ठीक है, तो मान यहाँ पे जब रखोगे तो हो जाएगा कोण A प्लस 90 और प्लस हो जाएगा कोण E प्लस कोण हो जाएगा 90 बराबर कितने अंश, बराबर 360 अंश। अब 90 और 90 जोड़ देंगे, ठीक है, 90 और 90 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण E,
कोण ए प्लस कोण ई, 90 और 90 जोड़ दिए, हो गया 180। कितने अंश हो गया? 180 बराबर हो जाएगा कितना? बराबर हो जाएगा 360। बराबर किसके हो गया? 360 के हो गया। 180 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण ई बराबर कितना? 360 माइनस क्या हो गया? 180 हो गया। ठीक है, अब 360 में से 180 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 180, जिसको हम क्या बनाएंगे? समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। जिसको क्या बनाएंगे? जिसको हम जो है समीकरण नंबर 3 बना लिए, है ना। समीकरण नंबर कितना बना लिए? समीकरण नंबर 3 कर दिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब हम एक त्रिभुज की बात करेंगे जिससे हम कोण ई का मान निकाल पाए। ठीक है, एक त्रिभुज हम देखेंगे जिससे कोण ई का मान निकाले और इस समीकरण में रख दें। ठीक है, एक त्रिभुज का मान निकालेंगे जिसको हम जो है मान, कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? इस त्रिभुज की, क्यू आर ई में। ठीक है, ये नीचे वाले त्रिभुज को ध्यान दो, नीचे वाले हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, क्यू आर ई। ऊपर वाला हिस्सा इसमें नहीं आएगा, केवल क्यू आर ई की बात करेंगे। ठीक है, क्यू आर ई की, तो हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज क्यू आर ई में। ठीक है, त्रिभुज क्यू आर ई में हमको क्या पता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वह कितने अंश होगा? त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का जो योग होगा वह 180 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा जी? 180 के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं आर क्यू ई। एक बार क्यू को बीच में रखो कि एक बार आर को, और ई को तो वैसे ही रख दो। तो हम क्या लिखेंगे? एक बार क्यू को बीच में रखना है तो आर क्यू ई। ठीक है, आर क्यू ई, जिस कोण को रख रहे हैं उसको बीच में ही रखना है, और प्लस हो जाएगा कोण क्यू आर ई। देखो, एक बार क्यू बीच में आ गया, एक बार आर बीच में आ गया, और इसको तो केवल ऐसे ही लिख सकते हो, कोण ई बराबर कितने अंश? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए हम लिख दिए 180। ठीक है, कितना लिख दिए? 180। अब आर क्यू ई का मान देखिए, आर क्यू ई, आर है ना, स्मॉल आर है, और प्लस इसका क्यू आर ई का मान कितना है? आर डैश। कितना मान है? आर डैश, और प्लस हो जाएगा कोण ई बराबर कितने अंश? बराबर 180 अंश। बराबर कितने अंश हुआ? 180 के। अब इन दोनों को पक्षांतर करोगे तो कोण ई बराबर हो जाएगा, कोण ई बराबर कितना आ जाएगा? 180, यह उधर जाएगा, माइनस आर और माइनस आर डैश हो जाएंगे, तो कोण ई बराबर हो जाएगा 180। इन दोनों में माइनस कॉमन कर लिए, हो जाएगा आर प्लस आर डैश। आर प्लस कितना हो गया? आर प्लस आर डैश। अब लिखेंगे कोण ई का मान उठाकर समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, कोण ई का मान कहां रखोगे? समीकरण 3 में। तो लिखिए कोण ई का जो मान है, कोण ई का मान कहां रखने पर? कोण ई का मान समीकरण 3 में जो है रखने पर, है ना। कोण ई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में कोण ई का मान रखोगे तो कोण ए और कोण ई की जगह कितना कर दोगे? कर देंगे 180, और माइनस हो जाएगा आर प्लस आर डैश। यह किसके बराबर था? 180 के बराबर था। अब ध्यान दो, बराबर के पहले भी 180 प्लस है और बराबर के बाद भी 180 प्लस है, तो 180 को जब उधर पक्षांतर करोगे माइनस हो जाएगा ना, कट जाएंगे, तो हम सीधा बराबर के बाद पहले ही काट देते हैं। तो 180 से 180 क्या हो गया? कैंसिल। किसके बराबर हो गया? कोण ए है क्या? कोण ए जो है, ए प्रिज्म कोण है ना, कोण ए जो है प्रिज्म कोण है, तो कोण ए को हम केवल ए लिख सकते हैं क्योंकि लिखा गया है प्रिज्म कोण ए है, तो कोण ए बराबर ए है। कोण ए किसके बराबर है? कोण ए जो है ए के बराबर है, इसलिए हम ए की जगह केवल ए लिख दिए। बराबर माइनस इसके साथ क्या आया है? माइनस हो जाएगा आर प्लस आर डैश। आर प्लस आर डैश बराबर हो जाएगा 0 के। इसको उस तरफ पक्षांतर करोगे तो कितना आ जाएगा? ए बराबर हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा आर प्लस आर डैश। ठीक है, किसके बराबर हो गया? आर प्लस आर डैश के बराबर हो गया। इसको हम क्या कर दिए? इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर कौन सा? क्या ए बराबर इतना आ गया ना, ए का मान उठाओ और समीकरण 2 में रखो। ठीक है, ये जो ए का मान आया है आर प्लस आर डैश किसके बराबर आया है? आर प्लस आर डैश जो है ए के बराबर आया है ना।
r प्लस आर डैश ए के बराबर आया है, यह r प्लस आर डैश का मान समीकरण 2 में रख दो। r प्लस आर डैश का मान कहां रखोगे? समीकरण 2 में। तो हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 यहाँ पर है, यहाँ पे है समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 2 पहले लिख लो क्योंकि यहाँ पर है। तो डेल्टा बराबर क्या दे दिया है? डेल्टा बराबर है आई प्लस आई डैश और माइनस हो जाएगा आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश। आर प्लस आर डैश किसके बराबर था? ए के, ठीक है। आर प्लस आर डैश किसके बराबर है? आर प्लस जो है आर डैश ए के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा बराबर हो जाएगा आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश और माइनस हो जाएगा ए, क्योंकि आर प्लस आर डैश ए के बराबर था, इसलिए हम क्या कर दिए? ए के बराबर कर दिए। यह तो अभी विचलन के लिए सूत्र है, लेकिन हमको यह सूत्र लाना नहीं है, हमको जो है अपवर्तनांक का सूत्र लाना है, ठीक है। लेकिन विचलन निकालना हो तो हम इसी सूत्र से निकालेंगे। यहां तक करिए, फिर मिटाएं, फिर आगे करते हैं, ठीक है। पहले यहां तक आप कर लें, जल्दी करिए इसको, फिर हम देखते हैं आगे। आ रहा है पूरा फ्रेम में? है ना? किसके बराबर आ गया? डेल्टा बराबर आ गया आई प्लस आई डैश माइनस ए, ठीक है। लिखेंगे यही जो है, नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा सुन के लिख लीजिए, यही विचलन के लिए व्यंजक है, ठीक है। यही विचलन के लिए जो है व्यंजक है ना। यही विचलन के लिए क्या होगा? व्यंजक। अगर विचलन निकालना होगा तो इसी फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले से हम क्या निकालेंगे? इसी फार्मूले से हम जो है विचलन निकालेंगे। अभी इसके आगे करना है, ठीक है। अभी हम इसको पूरा नहीं किए, इसको पूरा करेंगे। तो एक बार समझ लेते हैं पहले, क्योंकि इसको ऊपर मिटाएंगे तो फिर दोबारा नहीं समझा पाएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या यह एक हमारा प्रिज्म था जिसका मुख्य परिच्छेद है एबीसी, ठीक है। मुख्य परिच्छेद है एबीसी, इसका प्रिज्म कोण ए है। प्रिज्म जो है वाई में रखा है। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ एबी पर एक प्रकाश किरण पीक्यू, एक प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण पीक्यू जो है क्या होती है? आपतित होती है, ठीक है। एबी पर जो है अभिलंब हमारा एन क्यू ई है। आपतित किरण जो है अभिलंब की ओर झुकते हुए, क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रहा है, इसलिए आपतित किरण पीक्यू जो है अभिलंब क्यू ई, ये एन क्यू ई की ओर झुकते हुए क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो गई। किस दिशा में अपवर्तित हो गई? क्यू आर दिशा में। जबकि उसको जाना क्यू डी दिशा में था, लेकिन वह गई किस दिशा में? क्यू आर दिशा में, ठीक है। ये जो क्यू आर किरण है वह पृष्ठ एसी के लिए जो है आपतित किरण का कार्य करेगी, ठीक है। और पृष्ठ एसी पर जो अभिलंब था यम आर ई था। अभिलंब कितना था? अभिलंब जो है हमारा यम आर ई है, ठीक है। अभिलंब कितना है? यम आर ई है। अब एसी पृष्ठ पर क्यू आर किरण आपतित हुई, है ना, आपतित हो गई। अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी, इसलिए यम आर ई अभिलंब से दूर हटेगी और आर एफ दिशा में निर्गत हो गई। आरएस दिशा में क्या हो गई? आरएस दिशा में जो है निर्गत हुई, ठीक है। अब हमारा जो है आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाई उसे आपतन कोण आई बोलेंगे। अपवर्तित किरण जो है अभिलंब के साथ जो कोण बनाई उसे अपवर्तन कोण आर बोलेंगे। एसी पृष्ठ के लिए क्यू आर आपतित किरण थी, इसलिए इसकी आपतित किरण ने जो है अभिलंब के साथ जो कोण बनाया उसे आपतन कोण आर डैश बोल रहे हैं। और आरएस किरण निर्गत थी, उसने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया उसे हम आई डैश बोल रहे हैं। हमने मान लिया है एबी पृष्ठ द्वारा जो उत्पन्न विचलन है वो डेल्टा 1 है और एसी पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा 2 है। हमने आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे की ओर। इन दोनों किरणों की दिशा में जो कोण बनाया उसे हम विचलन कोण डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। प्रथम पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा 1, द्वितीय पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा 2, ठीक है। और आपतित किरण निर्गत किरण दिशा में जो विचलन कोण है वह डेल्टा है, ठीक है। अब चूंकि डेल्टा बहिष्कोण है और बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, इसलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब यह पूरा कोण, ठीक है, डी क्यू ई जो है कोण पी क्यू एन के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया है। डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 पी क्यू एन किसके बराबर हो गया? डी क्यू ई के बराबर हो गया। कहां से? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण से दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। डी क्यू ई दो भागों में बटा हुआ था, डी क्यू आर और आर क्यू ई दो भागों में बटा हुआ था। तो इस प्रकार पी क्यू एन जो है दो कोणों के योग के बराबर होगा डी क्यू आर प्लस आर क्यू
ई। अब डी क्यू आर डेल्टा वन के बराबर था, आर क्यू ई किसके बराबर है, आर के। आर को हमने इस तरफ पक्षांतर कर दिया, इस प्रकार डेल्टा वन का मान आ गया आई माइनस आर। दूसरी तरफ देखते हैं यस आर एम भी उसी तरह किसके बराबर है, डी आर ई के बराबर है। यह दोनों पूरे, यह पूरा कोण और यह पूरा कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया, अर्थात आई डैश जो है डेल्टा टू प्लस आर डैश के, आई डैश जो होगा आई डैश डेल्टा टू प्लस आर डैश के योग के बराबर होगा। डेल्टा टू का मान निकालेंगे, आई डैश आर डैश को पक्षांतर कर देंगे, आई डैश माइनस कितना हो जाएगा, आर डैश। इस प्रकार हमको डेल्टा टू का मान निकला, डेल्टा टू और डेल्टा वन का मान समीकरण एक में रखेंगे। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हुआ है, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश और माइनस आर प्लस आर डैश, जिसको हमने क्या कर लिया, समीकरण 2 बना लिया, जिसने हमको क्या कर लिया, समीकरण 2 बना लिया। अब हम एक चतुर्भुज की बात करेंगे ए क्यू ई आर में। चतुर्भुज कौन सा, ए क्यू ई आर में हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, मतलब कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण ई प्लस कोण आर बराबर कितने अंश, 360 अंश। क्यू और आर अभिलंब थे पृष्ठ पर, इसलिए 90-90 हो गए। इन दोनों का मान 90-90 रख देंगे तो ए प्लस ई बराबर हो जाएगा ए प्लस ई प्लस 180 बराबर 360 के 300। जब 180 को पक्षांतर करोगे तो ए प्लस ई बराबर कितना आ गया, 180 अंश आ गया, जिसको हमने समीकरण नंबर 3 बना दिया। फिर हम कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, क्यू आर ई में। त्रिभुज कौन सी बात कर रहे हैं, क्यू आर ई में, ठीक है। क्यू आर ई में हम क्या करेंगे, ई का मान निकालेंगे, ठीक है। क्यू आर ई में जो है क्यू का मान रखेंगे आर का और ई का मान ज्ञात करेंगे, आर और प्लस आर डैश प्लस ई बराबर किसके, 180 के। कोण ई का मान जो है कितना आ गया, 180 माइनस आर प्लस आर डैश। ई का मान समीकरण उठाकर समीकरण 3 में रख दिए। कहां रख दिए, समीकरण 3 में। इस प्रकार हमको क्या मिल रहा है, ए बराबर मिल जाएगा आर प्लस आर डैश। उस ए का जो मान है या आर प्लस आर डैश का मान उठाकर कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। आर प्लस आर डैश का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में, है ना। समीकरण 2 में हम रख देते हैं। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो इस प्रकार हमको विचलन कोण बराबर डेल्टा बराबर मिल गया आई प्लस आई डैश और माइनस ए, जिसके द्वारा हम जो है किसी विचलन कोण का जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। विचलन कोण का जो है व्यंजक हमको प्राप्त हो गया, लेकिन हमको व्यंजक अपवर्तनांक का है, क्योंकि सूत्र अपवर्तनांक के लिए है, ठीक है। ये यहां तक समझा दिए हैं, ये यहां तक जरूरी था। अब यहां पे देख लेते हैं मिटाकर, देखिए हमको यहां तक तो मिल गया था, है ना। अब लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अभी पीछे ही बताए हैं क्या हो जाएगा, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या बताए थे, 3 पॉइंट बताए थे। आई जो होता है आई डैश के बराबर होता है, आर जो है आर डैश के बराबर है, ठीक है। आई डैश के बराबर है, आर डैश के बराबर है, डेल्टा वन जो है डेल्टा टू के बराबर है, क्यू आर किरण इसके समानांतर है। अभी बताए हैं इससे पहले शुरू में ही, क्यू आर जो है बीसी के समानांतर, आई डैश के बराबर, आर डैश के बराबर, आर डैश के बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में जो डेल्टा होता है वह पहले तो डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा वन के बराबर, आई जो है आई डैश के बराबर, आई किसके बराबर, आई डैश के, और आर बराबर हो जाएगा आर डैश के। आर किसके बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आर डैश के। तो हम चूंकि क्या देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पे देखो ए बराबर क्या था, ए बराबर है आर प्लस आर डैश। ए किसके बराबर है, ए बराबर आर प्लस आर डैश। तो चूंकि आर डैश किसके बराबर था, आर के, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर आर प्लस आर लिख सकते हैं, आर प्लस आर लिख सकते हैं। इस प्रकार ए बराबर हो जाएगा 2r, मतलब आर बराबर हो जाएगा ए बटे 2। आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर हो गया हमारा ए बटे 2। आर का मान पता हो गया। इसी तरह, ठीक है, चूंकि हम क्या देख रहे हैं, डेल्टा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा किसके बराबर है, डेल्टा बराबर है आई प्लस आई डैश माइनस ए, आई प्लस आई डैश माइनस ए से, या डेल्टा का है यहाँ पे ना, आई प्लस आई डैश माइनस ए से। अब चूंकि आई डैश के बराबर था, आई किसके बराबर है, आई डैश के, इसलिए आई डैश की जगह आई लिखेंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आई प्लस आई माइनस ए, आई प्लस आई माइनस ए, मतलब डेल्टा बराबर हो जाएगा 2i माइनस ए, 2i माइनस ए हो गया। अब ए को इस तरफ पक्षांतर कर दो तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा, चूंकि अल्पतम विचलन की स्थिति है, डेल्टा एम के भी बराबर है, तो यहाँ पे डेल्टा एम भी लिखते जाएंगे। क्या लिखते जाएंगे,
डेल्टा यम भी लिखते जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ए को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो डेल्टा यम प्लस ए बराबर किसके 2i के, 2 को नीचे पक्षांतर करो i बराबर हो जाएगा डेल्टा यम प्लस ए बटे 2 या ए प्लस डेल्टा यम बटे 2, कुछ भी लिख लो बात एक ही है, ए प्लस डेल्टा यम बटे 2। अब हमको आई और आर का मान पता हो गया, किसका मान पता हो गया, आई और आर का मान हमको पता हो गया ना, आई और आर का मान हमको क्या हो गया, पता हो गया। अब हम स्नेल का नियम लगाते हैं, ठीक है। स्नेल का नियम कहां पढ़े हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम है, ठीक है। अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम है, तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, n बराबर हो जाएगा साइन आई और बटे साइन आर, ठीक है। n बराबर क्या होगा, n बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, यही किसका नियम है, स्नेल का नियम है। तो अब क्या लिखेंगे इसमें, आई व आर का मान, आई व आर का मान जो है रखने पर, आई व आर का मान रखने पर हमको अपवर्तन का सूत्र n का सूत्र चाहिए था, इसलिए स्नेल के नियम का प्रयोग होगा। तो कितना आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा साइन आई की जगह हम कर देंगे, आई की जगह कर देंगे a प्लस डेल्टा यम बटे 2, आई की जगह कितना लिखेंगे, a प्लस डेल्टा यम बटे 2 और r की जगह रख देंगे, r की जगह हम a बटे 2 रख देंगे, r की जगह कितना रख देंगे, a बटे 2। इस प्रकार हमको जो है प्रिज्म के अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो है हम क्या कर पाए, इस प्रकार जो है हम प्रिज्म के अपवर्तन का व्यंजक सिद्ध कर पाए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है इस चैप्टर का, प्रिज्म के अपवर्तन के लिए व्यंजक, जो बहुत ज्यादा ही जरूरी है, ठीक है। इसको देखेंगे और घर पे एक बार तो लगा लेंगे, फिर से घर पे एक बार अपने से सिद्ध करिए, ठीक है। यहाँ तक तो हो ही गया था। हमने क्या किया, हमने जो है अल्पतम विचलन की स्थिति मान ली, डेल्टा को डेल्टा यम के बराबर, आई को आई डैश के, आर को आर डैश के बराबर, और आर को आर डैश के बराबर करके ए में रख दिया। इस प्रकार हमको आर का मान ए बटे 2 मिला। फिर आई डैश को आई के बराबर रख के विचलन कोण का निकाल दिया, आई डैश का मान ए प्लस डेल्टा यम बटे 2। फिर स्नेल का नियम लगा के आई और आर मान रख के जो है अपवर्तन का सूत्र हम प्राप्त कर पाए, ठीक है। किसका सूत्र प्राप्त कर पाए, अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कर पाए। लिखेंगे यही, नीचे लिख लेंगे, यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक है ना। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए क्या है, यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कर लेंगे और आगे कल करेंगे, कल या परसों तक संभवतः इस चैप्टर को खत्म कर देंगे न्यूमेरिकल सहित, ठीक है। कल नहीं परसों तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।